और टारगेटेड कॉल पे अपना अपना नहीं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखिए दोस्तों, आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने वाले मतलब क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां फिर अंतःस्रावी प्रणाली। ठीक है दोस्तों, आज का पार्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा, मतलब आई थिंक 1.5-2 घंटे के आसपास जाएगा। तो आराम से सिर्फ देख के सिर्फ सुनिएगा, बाकी सोचने समझने का काम अब जब सेकंड बार वीडियो देखोगे तब हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इसमें वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो ठीक है, तो हम चालू करें। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, अंतःस्रावी प्रणाली। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके मस्तिष्क में, ये पाई जाती है आपके मस्तिष्क में। सेकंड, पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये आपके मस्तिष्क में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके इसके 2 या 3 मतलब बहुत सारे नाम है। एक हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना। और इसको क्या बोला जाता है? इसको पीयूष हो गया, पिट्यूटरी, इसको सेल टर्कीसा भी कहा जाता है, सेल टर्कीसा भी कहा जाता है। इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, उसके भी ये मास्टर है, तो इसको क्या मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है थैलेमस, थैलेमस ये भी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके दिमाग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कौन सी आपकी पिनियल ग्लैंड। देखो दोस्तों, चार ऑप्शन है ना, मतलब ये चारों पे याद रखना पड़ेगा। थैलेमस हो गया, पेनियल हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया और पिट्यूटरी हो गया। ये चार में से कोई भी निकाल के कोई दूसरा दे देगा। जैसे बोलेगा कि थाइमस, बोलेगा कि ये निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में नहीं पाई जाती, तो आपको पता होना चाहिए थैलेमस दिमाग में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस भी दिमाग में पाई जाती है, पिट्यूटरी भी दिमाग में पाई जाती है और पेनियल भी दिमाग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सी आपकी थाइमस, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपको जो विंड पाइप तो यहाँ होता है, ये आपका जो खाने का पाइप जो नीचे आता है उसके आसपास, मतलब आपका जो ये होता है ना फेफड़े लंग्स होते हैं ना, उसके आसपास पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये कौन सी होती है? थायराइड। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, थायराइड ग्लैंड। और कौन सी है? पैराथायराइड। ये आपकी कहा जाती है जो आपके जो गले की ये पॉइंट पेप होता है ना उसके पास पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो ये पैराथायराइड है, ये आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, इस प्रकार की आकृति होती है इसकी, ऐसी एच प्रकार की होती है, जैसे बोला इसके पीछे में ऐसी 4 प्रकार की होती है, उसे बोला जाता है पैराथायराइड। आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? पेंक्रियास। पेंक्रियास मतलब क्या होता है? आपका अग्नाशय। पेंक्रियास मतलब क्या होता है? आपका अग्नाशय होता है। नेक्स्ट ये आपका लास्ट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, ये सुपारी ऐसी होती है। ये रखना, ये किसके ऊपर? ये वृक्क के ऊपर, मतलब किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको अधिवृक्क के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट के बाद है वो अपन लास्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन मानव जनन अंग, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्क्राइब तो जनरली बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले। आज का पार्ट थोड़ा सा सीजन मतलब लंबा जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्क्राइब करना चालू करते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय, तंत्रिका तंत्र एवं तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक द्वारा होता है। मतलब क्या है? अंतःस्रावी जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रिया, आपकी जो शारीरिक क्रिया है मतलब श्वास लेना वगैरह का नियंत्रण, समन्वय, तंत्रिका, ठीक है ना। जैसे कभी अपने हाथ को कोई पिन टूसती है, मतलब कोई टोसता है तो को पता चल जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये तंत्रिका जो नर्वस सिस्टम है उसमें ये सब सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये रासायनिक यौगिक हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हार्मोन्स का बाद में आपको मीनिंग बता दूंगा, मतलब इसी वीडियो में। चलो, हार्मोन से ग्रीक भाषा का है, जिसका मतलब क्या होता है ये आप पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट, जिसका अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन एक प्रकार होता है कि उत्तेजित पदार्थ अपने बॉडी में जो है वो कैसा स्ट्रांगली फील्स करता है। ठीक है ना। हार्मोन का स्त्राव शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जिन्हें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। देखो दोस्तों, हार्मोन का जो स्त्राव करते हैं ना उन्हें हम लोग अंतःस्रावी कहते हैं, और जो एंजाइम का जो स्त्राव करते हैं उन लोग बहिस्रावी कहते हैं। इसे इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। याद रखना इसको, इनको बोला जाता है डक्टलेस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, ये नलिकाविहीन ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, चलो ओके, क्योंकि इनमें स्राव के लिए नलिकाएं नहीं होती। याद रखना ये जो है, ये जो होती है मतलब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, याद रखना इसमें नलिका काम नहीं होता, ये डायरेक्ट पता है किसी चीज में अपना स्त्रावन करती है। ठीक है दोस्तों, नलिकाविहीन नहीं होने के कारण ग्रंथियों ने अपने स्राव सीधे रुधिर परिसंचरण में रुकते, मतलब डायरेक्ट अपना ब्लड में डाल देती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा इनका परिवहन पूर्ण संपूर्ण शरीर में होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये अपना क्या करें हार्मोन्स ब्लड में डाल देगी तो इसको हार्मोन्स शरीर के सभी भागों में आता जाता रहता है। समझ लें, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या बोला है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ग्रंथियों के प्रकार। कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई थी, जो आपकी कशेरुकी ग्रंथियां मतलब हम इंसान, इसमें कितनी 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई थी। पहली कौन सी है? बहिस्रावी, मैंने अभी बताया एक्सोक्राइन, शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनी का नलिका का प्रयोग होता है। देखो सीधा रखना, जहां पे पाइप होगा वो आपकी बहिस्रावी हो जाएगी, जहां पे पाइप नहीं होगा वो आपकी इंटरनल मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। समझ गए ना।
इनमें क्या होता है बहिस्रावी ग्रंथि में कि एक पाइप होता है, पाइप मतलब वो पाइप्स के अंदर से जाता है हार्मोन्स वगैरह, हार्मोन्स सॉरी एंजाइम। ये हार्मोन्स कौन स्रावित करते हैं, हार्मोन कौन करते हैं, वो करते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है दोस्तों, चलो ओके। बहिस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये कौन सा डकलेस भी से कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहता है। ठीक है, ये रखना दोस्तों, ये किसका स्राव करती है, आपके एंजाइम। ठीक है दोस्तों, ये बताया आपको। चलो, श्वेत ग्रंथि, दूध ग्रंथि, लाल ग्रंथि, शेषम ग्रंथि, अष्टु ग्रंथि, ये आपके किसके उदाहरण है, ये आपके बहिस्रावी के उदाहरण। देखो दोस्तों, ये याद रखना, कभी आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एंडोक्राइन का नहीं है या फिर एक्सोक्राइन का नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको उसको पता रहना चाहिए। चलो ओके, अब देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये बहिस्रावी के विपरीत वो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाविहीन होती है। ठीक है ना, मतलब इसमें नलिका का उपयोग बिल्कुल नहीं होता, इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, बता दिया मैंने। चलो, इससे फिर पढ़ के बताना है, बस याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथि में पाइप का यूज नहीं होता। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका डक्ट अभाव में अपने स्राव को सीधे ब्लड में छोड़ती है। कहा छोड़ती है, डायरेक्ट अपने इसको ब्लड में छोड़ देती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। मैंने अभी बताया, जो हार्मोन स्राव करते हैं वो आपके अंतःस्रावी है, जो एंजाइम स्राव करेंगे वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। चलो, ये हार्मोन जहां रुधिर के साथ विभिन्न अंगों तक चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, ब्लड में डाल के डायरेक्ट ये सब जगह सब्सक्राइब बोलता हूँ वैसे कर देना, क्या होता है सब जगह ये विवाहित कर देते हैं। चलो ठीक, जहां इनका प्रभाव होना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, अधिवृक्क हो गया, पैराथायरॉइड हो गया, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है दोस्तों, चलो अब दो पार्ट तो हमने पढ़ लिए, अब थर्ड जो बचा है वो पढ़ लेंगे हम लोग मिश्रित ग्रंथि है ना। मिश्रित मतलब क्या है दोस्तों, कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो मतलब कैसा, जो एंजाइम भी स्रावित करती है और जो अपना क्या बोलते हैं हार्मोन भी स्रावित करती है ना, तो उसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, ओनली एक है पेंक्रियास। याद रखना, ये एंजाइम भी स्रावन करती है और ये आपका क्या बोलते हैं हार्मोन भी स्रावन करते हैं। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड के सिंगल ग्लैंड को हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो ये पीयूष ग्रंथि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोला है, पीयूष ग्रंथि यह कपाल के स्टेनोइड हड्डी सेला टर्किसा, मैंने अभी बोला था कि इसको सेल टर्किसा कहा जाता है। याद रखना, इसको सेल टर्किसा नामक गड्ढे में उपस्थित होती है, इसलिए सेल टर्किसा। देखो इस प्रकार की होती है, ये होती है आपके पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, चलो यह तालु एवं मस्तिष्क के अधतल के मध्य स्थित होती है। ये आपका मध्यतल दिखाना, इसकी स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, ओके। उसमें एक इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, चलो छोड़ दो इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। याद रखना, इसका भार लगभग 0.6 होता है। अगर कोई पूछे कि इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है ये मटर के आकार के। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना मटर। चलो ठीक है, स्त्रियों के गर्भावस्था के दौरान में यह कुछ गड़बड़ी बड़ी हो जाती है। देखो यार, जब एक गर्ल्स वगैरह या फिर जो लेडीज वगैरह है, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो दौरान यह कुछ हल्की सी बड़ी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और याद रखना इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पीरियड ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सेल टर्किसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि यह अपने अंतःस्रावी ग्रंथि को स्रावन को नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, चलो ओके। साथ ही साथ व्यक्तियों के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास को भी यह प्रेरित करती है। ठीक है दोस्तों, कुछ पूछना एक बार आप देख लो। चलो ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कार्य। अब देखो जो पीयूष ग्रंथि है उससे कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, तो हम उसके वर्क फंक्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, पहला है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना, तो ये देखो जिसको आप एसटीएच हार्मोन बोलते हैं, शायद वही है। यह शरीर का वृद्धि हार्मोन विशेषतया हड्डियों की वृद्धि के लिए नियंत्रण करता है। देखो रास्तों को पूछेगा कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कहां से निकलता है, किस ग्रंथि से पाया जाता है। याद रखना, हड्डियों को नियंत्रित करने वाला, मतलब हड्डी की जो ऊंचाई है या फिर वो उसकी जो लंबाई है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, वृद्धि हार्मोन। इसकी अधिकता से भीम कायता, मतलब कभी कभी देखोगे ना किसकी हाइट 7 फुट 7.5 8 फुट के आसपास रहती है, उसमें ये हार्मोन क्या अधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है दोस्तों, अथवा ये एंक्रोगेमी मतलब क्या होता है, मतलब जो छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण मनुष्य की लंबाई सामान्यतः बहुत अधिक बढ़ जाती है, मैंने बताया आपको, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हड्डियां भारी एवं मोटी हो जाती है। चलो ठीक है, बाल्य अवस्था में इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। देखो दोस्तों, अगर जब कोई व्यक्ति का नाटा है तो याद रखना उसमें इस पीरियड ग्रंथि से हार्मोन ज्यादा स्रावित नहीं हुआ होगा या फिर कम मात्रा में स्रावित हुआ होगा, जिससे मनुष्य क्या होता है, बौनापन हो जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश के नाम वैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, हम सेकंड इसका पार्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाला पढ़ लिया हमने वृद्धि हार्मोन, अब पढ़ते हैं हम लोग थायरोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा, थायरोट्रोपिक, या फिर इसको थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। चलो ठीक है, इसको एस्टेज बोला जाता है। एस्टेज का फॉर्म क्या होता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, याद रखना है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो ये हार्मोन
थायराइड ग्रंथि के कार्य को उद्दीपित करता है। मतलब कैसा है, जो थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है ना, उसको काम करने के लिए हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यह थायरॉक्सिन हार्मोन को विस्तारण करता है। ठीक है ना, मैंने अभी बताया। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट थर्ड वाला कौन सा है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना, एसीटीएच ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो स्टार्टिंग के दो थे वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, यह हार्मोन अधिवृक्क के कॉर्टेक्स तथा प्रभावित करके उससे हार्मोन्स को, मतलब क्या है, जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टेक्स और सेकंड होता है आपका मॉड्यूला, उसको प्रभावित करने के लिए हार्मोन्स वर्क करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 14। अब क्या बोल रहा है, गोनेट्रोपिक हार्मोन, गोनेट्रोपिक हार्मोन, यह हार्मोन जनन ग्रंथियों को, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था पेपर में, यह हार्मोन जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। मतलब कैसा, जनन ग्रंथियों की, मतलब जो आपके एंड जो आपके गोनाड्स पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उसको कैसा, उसको एक्टिवेट वगैरह करने का काम जो है ना, या फिर क्रियाशीलता का सक्रिय करने का काम वो कौन करता है, यही हार्मोन करता है। ठीक है ना, उसके भी हम लोग दो प्रकार पढ़ते हैं, वो हम पर्टिकुलर पढ़ लेते हैं। पहला कौन सा पढ़ता है, फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन, फर्स्ट है फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन। ठीक है, पुरुषों में यह हार्मोन शुक्र जनन को, शुक्र जनन मतलब समझता है, वो भी नीचे में आ जाएगा, आपको जब सेक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल हो जाएगा। चलो ठीक है ना, को उत्तेजित करता है। स्त्रियों को यह हार्मोन अंडाशय को अंडोत्सर्गों में प्रेरित करता है, ये भी आपको नीचे पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है ना, ये अंडाशय में फॉलिकल पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के, चलो ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है, वो आप बचा है वो देख लेते हैं। क्या लिखा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पुरुषों में यह हार्मोन अंतराली कोशिकाओं को प्रभावित कर नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है। याद रखना दोस्तों कि आपको हार्मोन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रोजेस्टेरोन किसका है, टेस्टोस्टेरोन किसका है, टेस्टोस्टेरोन किसका है, उसके बाद बहुत सारे वो आपको आगे आ जाएंगे। जबकि स्त्रियों में एस्ट्रोजन, क्या बोला है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब दोस्तों आपको कभी, अब वो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बायोलॉजी पढ़ा तो आपको जस्ट बात पूछना चाहिए कि आपको कभी आईपिल जो टैबलेट होती है, आईपिल हो गया या फिर अनवांटेड 72 वगैरह हो गया, कि इसमें कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं, किसी को पता है क्या, पता होगा तो नीचे कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं डिटेल में तो बताने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट क्या है, दुग्धजनन हार्मोन, दुग्धजनन हार्मोन। ठीक है ना दोस्तों, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, यह दुग्धजनक हार्मोन है, यह इस हार्मोन से मुख्य कारण है कि, मतलब कैसा है दोस्तों, ये जो हार्मोन है लैक्टोजेनिक, इससे क्या होता है, इस हार्मोन की, मतलब इस हार्मोन का कार्य क्या है कि जो माता है, माता की जो स्तन है, स्तन में क्या होता है, दूध का प्रभाव करने के लिए या फिर दूध का स्त्राव करने के लिए यह हार्मोन काम करता है। ठीक है दोस्तों, इस हार्मोन के, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। चलो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मिलिनोसाइड प्रेरक हार्मोन। देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, जहां तक जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पूरे एक साथ डीप में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करना नहीं आता। पढ़ाना एक बार दो टुकड़े मुझे पसंद है, एक छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाना मजा नहीं आता। पढ़ना अच्छे से पढ़ो, नौकरी मिलने के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके। निम्न जंतु, क्या बोला, निम्न जंतु एवं पक्षियों में हार्मोन मिलेनिन वर्णक के कारण कर्णों को त्वचा के रंग प्रभावित, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको दोस्तों। चलो वेसोप्रिन हार्मोन, चलो ये तो आप पढ़ लेना, ये तो आपके, लेकिन जो स्टार्टिंग मैंने बढ़ा दिया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोला है ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अभी जस्ट हाल फिलहाल में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, पता है क्या, गाय भैंसों को दिए जाते थे, क्योंकि पता है क्या, इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से अगर ये लगाया है तो इससे क्या होता है, माता में जो दूध है वो ज्यादा प्रमाण में निकलता है, माता में जो दूध है वो ज्यादा प्रमाण में निकलता है। ठीक है ना, ये क्या होता है कि जो दूध है उसको प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा, ये लिखा है, यह स्तन से दूध स्त्राव में भी सहायक होता है, लेकिन बाद में इसे रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये फिर से स्टार्ट हो गया। चलो, ऑक्सीटोसिन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं पाइटोसिन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइटोसिन। यह हार्मोन गर्भाशय की अरखित पेशियों को सिकुड़न में पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़ा या फिर समझता है ना लेबर पेन। चलो नीचे आ ही जाएगा, डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। देखो लेबर पेन बताएगा, जब प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी के समय जब बच्चे अच्छा निकलता है बाहर, उस समय जो हार्मोन है, इसी हार्मोन का वर्कआउट होता है। चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ लेते हैं, पीयूष ग्रंथि तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, इसको बोला जाता है औटू ग्रंथि। देखो दोस्तों, ये औटू ग्रंथि कहाँ होती है, जो हमारा गला होता है ना, देखो ये हमारा जो गले का पार्ट होता है, देखो ये जो ग्रंथि है ना, यही होती है दोस्तों थायराइड। देखो सबसे पहले पूछा जाता है पेपर में कि एच प्रकार की आकृति वाली ग्रंथि कौन सी है, वो भी आपकी थायराइड है। तितली प्रकार की आकृति कौन सी है, वो भी आपकी थायराइड है। गले में पाई जाने वाली बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो भी आपकी थायराइड है। ठीक है ना, जब कोई गला सूजता है तब कौन सी ग्रंथि सूजती है, तो भी आपकी थायराइड है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलो ओके, मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक की रचना, द्विपिंडक मतलब है इसका दो पार्ट होता है। ठीक है ना, सामने पता चल जाएगा। यह ग्रंथि श्वास नलिका ट्रेकिया के दोनों तरफ लैरिंक्स के नीचे, देखो तो समझा दो, देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लैरिंक्स। ठीक है ना, और याद रखना ये आपका जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है ट्रेकिया।
है ना, ये ट्रेकिया, जो ट्रेकिया ना, ट्रेकिया का जो पार्ट है ना यहाँ पे अवस्थित होती है, ठीक है ना। ओके चलो, यह संयोजी ऊतक की पतली अनुप्रस्थ पड़ी से जुड़ी होती है जिसे हम इस्थमस कहते हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, यह अनेक खोखली और गुल पुटिका से मिलकर होती है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यह अनेक खोखली एवं गुल पुटिका से मिलकर बनी होती है। इन पुटिकाओं की गुहा में आयोडीन युक्त गुलाबी कोलाइड स्रावित होता है जिसे थायरोग्लोबिन कहते हैं। हाँ गाइस, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछेगा कि गुलाबी रंग का जो पदार्थ है वो कहां से स्रावित होता है, ठीक है। चलो, थायराइड ग्रंथि का अंतःस्राव हार्मोन, थायराइड ग्रंथि का अंतःस्राव या हार्मोन थायरोक्सिन का डायोथो, क्या लिखा है, डायोथोराइथिन है। चलो ठीक है ना, इन दोनों हार्मोन्स में आयोडीन का अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सबको पूछेगा कौन सी ग्रंथि के आयोडीन की जरूरत होती है, ठीक है। अभी आ जाएगा कि कमी उमी किससे होता है, सब कुछ अभी नेक्स्ट पार्ट में आई होने वाले। चलो, अब हम पढ़ेंगे ऑटो ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। पहला है थायरॉक्सिन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है थायरॉक्सिन। यह हार्मोन कोशिकीय श्रवण की गति को तीव्र करता है, मतलब आपकी जो कोशिकीय, आपकी जो सेल्स है, सेल्स की जो गति है शोषण करने के लिए, उसके लिए स्पीड में करता है। यह शरीर के सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डियों, बाल इत्यादि विकास के लिए अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। ओके, यह हार्मोन दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को भी प्रेरित करता है, ठीक है दोस्तों। ओके, यह पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के साथ सहयोग कर शरीर में जल संतुलन करता है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि के कुछ कुछ हार्मोन्स है वो किसको सपोर्ट करते हैं, वो आपके थायराइड ग्रंथि को सपोर्ट करते हैं, और थायराइड ग्रंथि के सपोर्ट के साथ पीयूष ग्रंथि मिलती है। तो जब हमारा जो वाटर का जो बैलेंस है वो कौन करते हैं, ये दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बच्चों में थायरोक्सिन की कमी के कारण और टूर्नामेंट, मतलब ये कौन सा रोग होता है बताइए आप मुझे। थायरोक्सिन कमी के कारण ये होता है आपका गलगंड वगैरह जो रोग होता है ना, गलगंड हो गया, थायराइड हो गया, यही वो रोग होता है। इस रोग में 30 वर्ष उम्र वाला अवस्था 4 तक 5 वर्ष का बाल्य के प्रतीक होता है। अभी तो आपको डिटेल बताना पड़ेगा, आ जाएगा नीचे। यौन अवस्था में पश्चात इस हार्मोन की कमी से कारण शरीर में मिक्सिडिमा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि यौन अवस्था में, मतलब जब आप यौन अवस्था में होते हैं 20-21 के आसपास, ठीक है ना, इस पश्चात हार्मोन की कमी से आपके शरीर में मिक्सिडिमा रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जनरली पेपर में बस एक ही आता है कि गॉइटर वगैरह, लेकिन अपडेट वाला भी आप याद रखा करो। चलो, मनुष्य में एक लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म के नाम से उत्पन्न, देखो ये पूरे नए अपडेट वाले हैं तो आप इसको याद रखिए। चलो ठीक है, ओके। भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, मैंने अभी आपको ही बताया कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, घेंगा या फिर गॉइटर, गॉइटर इसका इंग्लिश में नाम है, ठीक है दोस्तों। ओके, इसके कारण थायराइड ग्रंथि का आकार बहुत बड़ी होती है, तो थायराइड है ना, इसमें क्या होता है, किसी देखना इसको थायराइड गॉइटर वगैरह हो जाता है, उसका गला ऐसे सूज जाता है, मतलब जो ग्रंथि है ना वो फूल जाती है आकार में। चलो, क्या बोला नेक्स्ट, थायरोक्सिन के अधिक्य टॉक्सिक गॉइटर से नामक रहता है। देखो जो थायरोक्सिन है, अब कमी से पढ़ लिया अपन ने, अब कभी कभी हो सकता कि थायरोक्सिन ज्यादा ही बन जाए, तो इससे क्या होता है, जो टॉक्सिक गॉइटर होता है ना वो रोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, थायरोक्सिन की अधिकता के कारण आंख ये फूलकर नेत्र कोटर बाहर निकल जाती है हाँ चलो ठीक है ना, इसको क्या कहता है कि थायरोक्सिन की अधिकता के कारण आंख फूलकर नेत्र कोटक के बाहर निकल जाती है, इसको एक्सोप्लेज्मेटिक गॉइटर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। चलो ओके, अब पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि हमने कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। चलो देखो दोस्तों, याद रखना कि जो थायराइड है ना उसके पीछे ही पाई जाती है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि, ये जो थायराइड ग्रंथि है उसके पीछे में, ठीक है दोस्तों। चलो ओके, देखो ये है अपनी थायराइड, इसके पीछे जाती है पैराथायराइड। चलो, ये मटर की आकृति वाली पॉलीयुक्त मतलब ब्लैक बोर्ड जो होती है ना वो ग्रंथि है, ठीक है दोस्तों। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है और संयोजी ऊतक का संपूर्ण द्वारा अलग बनी होती है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं उनके हार्मोन्स। पहला कौन सा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है। यह हार्मोन उस समय मुक्त होता है जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। याद रखना कि आपके बॉडी में जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तब ये हार्मोन अपना सीक्रेट करता है। यह हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में इसके पुनरावशोषण को बढ़ाता है, ठीक है ना, मतलब रीऑब्जर्वेशन करने के लिए। यह अस्थियों के अनावश्यक भाग को गलाकर आपकी जो अस्थि है उसका जो भाग अपने काम का नहीं होता उसका को गला देता है और अपना कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त करता है। यह हड्डियों की वृद्धि और धातु के निर्माण के लिए नियंत्रण करता है। चलो ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों कैल्सिटोनिन हार्मोन। चलो, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जब आपके रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये हार्मोन क्या होता है, मुक्त होता है। यह हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत काम करता है, याद रखना पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत, ठीक है ना। चलो, हड्डियों का विघटन को कम करता था, मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन को बढ़ाता है। नेक्स्ट, अब हो गया दोस्तों, हमने पैराथायराइड भी पढ़ लिए, पीयूष भी पढ़ लिए, थायराइड भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्लैंड। चलो, इसको क्या बोला जाता है, एड्रिनल ग्लैंड।
चलो ये देख लेते हैं। देखना अधिक क्यों बोला जाता है, किसको पता है क्या? देखो अधि मतलब क्या होता है? ऊपर, और उक का मतलब क्या होता है? देखो ये जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड पाई जाती है ना, किडनी के ऊपर देखिए, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है अद्वितीय ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। चलो क्या बोला है? अद्वितीय ग्रंथि को उपरिक ग्रंथि या सुपरनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। गाइस ये नाम याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह ग्रंथि प्रत्येक ऊतक के ऊपरी सिरे और अंदर की ओर स्थित रहती है। अधिक ग्रंथि के दो भाग होते हैं। देखो दोस्तों, अब ये जो एड्रिनल है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका कॉर्टेक्स और दूसरा होता है आपका मेडुला। देखो आपको समझाता हूँ। देखो गाइस अब क्या करेंगे, अब लॉकडाउन चालू है, अब ये सब तो अपने को बाहर की आवाज वगैरह से डिस्टर्बेंस होने, ये आपका होता है कॉर्टेक्स पार्ट, ये जो बाहरी पार्ट होता है कॉर्टेक्स। और मेडुला मतलब क्या होता है? ये जो अंदर का पार्ट होता है ना, इसे हम लोग मेडुला बोला जाता है, ठीक है ना। यह दोनों भाग कार्यात्मक रूप से, उत्पत्ति रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा हार्मोन। चलो ठीक है ना, जो हार्मोन्स होते हैं और उनके हम लोग कार्य पढ़ेंगे। पहला पहला कौन सा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भोजन उपापचय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करते हैं। शरीर में जल इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। ये आमाशयिक स्राव प्रेरित करते हैं। ये हार्मोन प्रदाह विरोधी है, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए श्वेत रुधिरानिक पर नियंत्रण, उत्तेजक पदार्थों में सुरक्षा प्रतिक्रिया को रोकते हैं। ये शरीर लाल, देखो दोस्तों ये इसमें सिर्फ ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये आरबीसी को बढ़ाते हैं तथा डब्ल्यूबीसी को ये नियंत्रित करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट इसका पार्ट है सेकंड। चलो ये क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। चलो ठीक है ना, इसका मेन क्या है? वृक्क नलिकाओं को लवण को पुनः अवशोषण कर शरीर में अन्य लवणों की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है दोस्तों। ओके, यह शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित, ये इंपॉर्टेंट है इसकी लाइन, यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। चलो इसके प्रभाव में मूत्र द्वारा पोटेशियम और फॉस्फेट का अधिक मात्रा में उत्सर्जन देखना कि मूत्र में क्या क्या होता है? एक पोटेशियम, वो तो अमोनिया बाद वाला प्रोसीजर हो, ये फॉस्फेट, ये तो अभी इंटरनल पार्ट पढ़ रहे हैं, मात्रा में उत्सर्जन, और सोडियम क्लोराइड एवं जल का कम मात्रा में उत्सर्जन होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका पढ़ेंगे थर्ड, इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका सेक्स, मतलब कौन सा होता है? लिंग हार्मोन। यह हार्मोन पेशियों और हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंग और बालों में आने में प्रतिकारन और नाचन को नियंत्रित करते हैं। देखो दोस्तों लिंग हार्मोन मतलब क्या होता है? जैसे आपकी मूछी वगैरह आना है, जो बाल से, जो स्तनों का बढ़ना है, या फिर जो मानव का जो इंटरनल पैंट है, वो सब इसी के कारण होता है। अभी आगे भी आएगा, चलो तो जस्ट पढ़ा रहा हूं मैं। यह हार्मोन मुख्यतः नर हार्मोन एंड्रोजन्स और मादा हार्मोन एंड्रोजन्स में होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो नर हार्मोन्स में मुख्य डिहाइड्रो एपिडोनोस्ट्रीन में होता है। स्त्रियों में हार्मोन की अधिकता से चेहरे पर बाल बढ़ने लगते हैं। इसकी प्रक्रिया को एड्रिनल मेरिज्म, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग एड्रिनल मेडुला। चलो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अभी हम लोगों ने एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग एड्रिनल मेडुला, मतलब कॉर्टेक्स का खत्म हो गया, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेडुला का पार्ट पढ़ेंगे। चलो एड्रिनल, इस हार्मोन को एड्रिनल एवं एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। यह हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन को अधिकांश भाग होता है, या ना हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव व्यवस्था में अत्यधिक स्राव होने लगता है। लेकिन यह हार्मोन क्रोध, डर, मानो जब इंसान को क्रोध आता है, डर आता है या फिर डर लगता है, उस समय यह मेडुला स्रावित होता है, जिससे संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने के निर्णय लिया जा सकता है। यह प्रथम कदम रोकता है। देखो आपकी जो हार्ट बीट होती है उसको भी रोकने का काम कौन करता है? यही करता है। यह हार्मोन रोंगटे खड़े करने के लिए प्रेरित करता है। यह आग की पुतलियों को फैलाता है। अधियुक्त ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो, गाइस ये इंपॉर्टेंट है, लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाते हैं, इन्हें फाइट एंड फ्लाइट एंड हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये नॉर एड्रिनल पढ़ लेते हैं हम लोग, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख क्या करना है दोस्तों, आप इनको एक बार रीड कर लेना। मैं चलो मैं बताता हूँ, नॉर एड्रिनल और नॉर एफ्रिनिन। चलो ये सामान्य रूप से हृदय पेशियों को उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करते हैं। परिणाम स्वरूप रक्तचाप को बढ़े, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। यह हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने के कारण पुनः चालू करने में सहायक होता है। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो एड्रिनल है उसकी कमियां ज्यादा से कौन से रोग होते हैं। पहला होता है एडिशन रोग, ये आपके किससे? अल्पस्रावन से, मतलब ज्यादा मात्रा में, है ना। इस रोग में रुधिर दबाव कम हो जाता है एवं सोडियम एवं जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिसके निर्जलन मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। चेहरे, गर्दन, त्वचा पर जगह जगह से चकत्ते पड़ जाते हैं, मतलब ये चट्टे नहीं का उससे। अब सेकंड आपका कौन सा रोग?
यह रोग सोडियम पोटेशियम की कमी से आ जाता है, सोडियम कमी की और पोटेशियम, इस रोग में पेशियों का अकड़न आ जाती है एवं रोगी की मृत्यु भी। देखो आपकी जो पेशी, आपकी जो मसल्स है ना, उसमें अकड़न मतलब आपका बॉडी वर्क नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, अब अल्पस्रावन से हो गया, देख लेते हैं और कुछ बचा है। नेक्स्ट है कुशिंग रोग। इस रोग में शरीर में जल और सोडियम का जमाव अधिक हो जाता है, इसमें कम हो रहा था, इसमें अधिक हो जा रहा था, और पेशियां थिलिशिन होने लगता है, प्रोटीन कैटाबोलिज्म बढ़ जाता है तथा हड्डियों में अनियमितता हो जाती है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एड्रिनल विरिज्म। इस रोग में स्त्रियों में पूरी जैसे लक्षण दिखते हैं। इस रोग में जो स्त्री है उसमें कैसा हल्की सी, कभी देखा किसी के ऊपर दाढ़ी आ जाती है या किसी की आवाज बहुत अच्छी है, मतलब फेल मेल जैसी आवाज होती है, उसके लिए भी यही होता है। ठीक है ना, आवाज मोटी होना, बांझपन। ठीक है ना। अब दोस्तों थाइमस, देखो दोस्तों 4 पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। चलो नेक्स्ट, यह ग्रंथि वक्ष हृदय से आगे से होती है, जो आपका वक्ष होता है हृदय उसके पास पास ही होती है, लुप्त हो जाए। लेकिन याद रखना कि जैसे जैसे आप अगर बड़ी होते होंगे या फिर अवन अवस्था में, याद रखना उस चीज को बुलाते हैं, ये जो ग्लैंड होती है ना, ये एक ऐसी ग्लैंड है जो समय के साथ, कुछ समय के साथ ये गायब हो जाती है। पेपर में आता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो समय के साथ कम हो जाती है, गायब हो जाती है, उसका आंसर क्या आपका थाइमस ग्रंथि। ठीक है ना, ये लुप्त हो जाती है, यह गुलाबी और चपटी द्विपलित है, ये भी द्विपलित है, ये भी आपके ट्रेकिया के आजू बाजू पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं थाइमस ग्रंथि के हार्मोन्स, उनके कार्य। पहला है थाइमोसिन, थायमिन 1, थायमिन 2, ये इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। यह हार्मोन शरीर में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट पता है आपको कहाँ पाया जाता है? ब्लड में, पता है? हाँ चलो ठीक है, ब्लड पढ़ा दूंगा तुम्हें। ये हार्मोन लिम्फोसाइट को जीवाणु एवं एंटीजेंस को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये शरीर में एंटीबॉडी बनाकर सुरक्षा तथा तंत्र को स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब नेक्स्ट आपका अग्नाशय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका है। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग में विकसित ग्रंथि है, अग्नाशय। अब इसका आपको बताना पड़ेगा, इसकी शायद गलत इमेज लगी है, चलो कोई बात नहीं। यह अमाशय के एवं ड्यूडेनम के बीच स्थित होती है। ठीक है ना, इससे अग्नाशय मतलब ये जो होता है गैस्ट्रिक रस, सही है क्या? आप नीचे कमेंट करके बताना। चलो, इससे अग्नाशय मतलब जो पैंक्रियाटिक जो जूस है वो इससे क्या होता है, स्रावित होता है। इस रस में कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। इस प्रकार की ग्रंथि को बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। देखो इसको, परंतु अग्नाशय विभिन्न प्रकार की है जिसमें समूह भी पाए जाते हैं। मतलब एक्चुअली कैसा, ये आपके एंजाइम भी देगी और आपको हार्मोन्स भी देगी। जिन्हें लैंगरहैंस दीपिका, ये पेपर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बोल रहा है कि एग्जाम पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कोशिका है या फिर ऐसा कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है कि जिसमें लैंगरहैंस दीपिका पाई जाती है, वो आपको कौन सा रहेगा? आपका रहेगा अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेंक्रियास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके लैंगरहैंस दीपिका है, हार्मोन्स के कार्य पढ़ लेते हैं। इसके पहले देख लो इसके पार्ट्स कौन कौन से थे। पहला होता आपका अल्फा, अल्फा होता आपका बीटा, और ये कौन सा है? गामा सेल्स। चलो ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए मुझे कि इनमें से किस में इंसुलिन पाया जाता है और किस में ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये बताना क्या होता है, ग्लूकोगॉन, ग्लूकोगॉन, और ये कौन सा इंसुलिन कहाँ पे है आपको कमेंट करके बताना है। अरे ये आ ही गया आपका। चलो, ग्लूकोगॉन, यह हार्मोन अल्फा कोशिकाओं, आ ही गया यार, पॉइंट करने की क्या जरूरत है, अल्फा कोशिकाओं में स्रावित होता है। यह यकृत में ग्लूकोनियोजिस को प्रेरित करता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह उत्कों में ग्लूकोज भी, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, लैंगरहैंस दीपिका के स्रावित। चलो सेक्स, पहला तो पढ़ लिया अपने ग्लूकोगॉन, अब सेकंड पढ़ते हैं हम लोग इंसुलिन। यह हार्मोन बीटा कोशिका के सेल्स में द्वारा स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पेशियों एवं यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के परिवर्तन का दर को बढ़ा देता है। यह शर्करा वसा में भी निर्माण। देखो दोस्तों, ये जो है ना, इन सबसे पहले इंसुलिन में देखो, इंसुलिन से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता, जिसको जिंक कहते हैं। बस ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो मैं आपको वैसे डिस्क्राइब करने के लिए इतना चीज पढ़ा देता है, इस पेपर में आती नहीं। और कैसा, आपको सिर्फ जितना आता है उतना ही पढ़ना की जरूरत है। तो कैसा, पीएचडी करने के लिए तो बहुत समय, पहले एक छोटी सी जॉब ले लो, पीएचडी करने के लिए तो बहुत समय। ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के कोशिकाओं में विमुक्त को प्रवेश करता है। अब नेक्स्ट आपका सोमेस्टिन, इसका सिर्फ आप पढ़ लो, इसका कंधा इसका तो आता नहीं है पेपर में। चलो, ये सबसे लास्ट है, फेवरेट है ये। अब देखो गाइस, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ पहले। देखो यहाँ से गाइस पूरा गर्ल्स एंड बॉयज का पूरा इंटरनल पार्ट चलेगा। अगर कोई गर्ल्स को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देख सकते हैं। कि यहाँ मैं पूरा टोटली बना दूं कि सेक्स कैसा होता है, बेबी कैसा होता है, उसके बाद में बॉर्न बेबी कैसा होता है, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, सब कुछ। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो आप वापिस चले जाओ। ठीक है ना, क्योंकि मैं जनरली ये
चीज़ें क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन कैसा अभी यूट्यूब पे डालना है या फिर सब बच्चों का मेरे को ये करना है, उनका हेल्प करना है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो, बाकी आपकी इच्छा पढ़ना है नहीं पढ़ना, मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ। अगर आपको इच्छा हो तो आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ये कैसा थोड़ा सा अलग पार्ट होता है जिसमें फीमेल वगैरह मेल वगैरह ढंग से मतलब कैसा है समझ सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले बताओ ये क्या आपके लिए जन्मदिन, आपको शायद पता नहीं, चलो फिर बताता हूँ ये क्या है। जनन ग्रंथ है, जिसे इंग्लिश में गुनाट कहा जाता है। ये देखो ये आपका होता है फीमेल का प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें कैसा बेबी वगैरह होता है। सबसे पहले बताऊंगा गाइस कि बेबी होता कैसे है, ठीक है ना। गाइस मैं पहले बोल रहा हूँ, यहाँ टोटली सेक्स की बात चलेगी, मतलब कैसे सेक्स होता है, क्या होता है, कैसा बेबी होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो ही देखो, नहीं तो मत देखो। चलो देखो, सबसे बताओ जब संभोग किया जाता है ना, जब संभोग मतलब समझते हो कि सेक्स किया जाता है। सेक्स में क्या होता है कि जब ये, एक मिनट में थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि जब कैसा है, जब ये इंसान का जो लिंग है वो कौन सा है, लेडीज के लिंग में जाता है ना, मतलब योनि, जिसको वेजिना को योनि कहता है, यहाँ भी जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से पता है कि स्पर्म निकलता है, ठीक है ना। इसमें से क्या निकलता है दोस्तों, स्पर्म निकलता है ना, स्पर्म, ये स्पर्म है ना, ठीक है ना, और हो गया, ठीक है ना। और याद रखना कि स्पर्म जो है ना वो बहुत करोड़ों की संख्या में निकलता है मनुष्य के वीर्य में से, ठीक है ना, जो सीमेन बोलते हैं मन, उसमें से करोड़ों की संख्या में निकलता है। और गाइस याद रखना, ये होता है इसका, कहा गया आपका ये ओवेरी है ना, ओवेरी में से क्या होता है, एक अंडा निकलता है, ठीक है ना। ओवरी में से क्या होता है, एक अंडा निकलता है ठीक है ना। जो, अब ये खैर बता ही देता हूँ पूरे डिटेल में। ये देखो सबसे पहले बता रहा हूँ, अगर किसी को पता हो नहीं पता हो, देखो इसमें सबसे पहले सेक्स जो है वो जनरली कैसा है होता है, मतलब बताने में थोड़ा अलग लग रहा है चलो फिर बताता हूँ। जैसे अगर किसी बॉयज को सेक्स वगैरह भी करना है ना, वो कब करना चाहिए उसको, कि देखो मतलब स्टार्टिंग 1 से लेके 7-8 दिन तक, जब गर्ल्स का पीरियड सिस्टम नहीं होता है। याद रखना, गर्ल्स का मतलब सबसे खतरनाक समय होता है वो होता है उसके पीरियड का समय 14 से, मतलब 14 से नहीं, क्या 12 से लेकर 18 दिन के बीच। यहाँ कैसा होता है दोस्तों, यहाँ से निकलता है उसका अंडाशय, मतलब लेडीज का अंडाशय निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, इस पीरियड में आपका सेक्स करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पीरियड में आप जहां तक सेक्स नहीं करोगे तो ही बेस्ट है। अगर आपको सेक्स करना भी है आपके गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके भी साथ, देखो मैं तो फ्री होकर बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए, ये सब चीज का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखो आप सेक्स, ठीक है ना। तो चलो अब बताता हूँ आपको सेक्स किस चीज में करना चाहिए। आपको याद रखना, आपको 12 से लेके 18 दिन के बीच में ये आपको सेक्स नहीं करना है, उसके अलावा आप कर सकते हो 12 से लेके 18 से बीच में। क्योंकि यहाँ तो एक्चुअली क्या होता है इसमें क्या होता है एक्चुअली, 12 से 18 में यहाँ से निकलता है एक अंडाणु, बाहर निकलता है ना, ये अंडाणु निकलता है ऐसा, ठीक है ना, ये अंडाणु यहाँ से निकलता है, ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे अंडा लटक जाता है, ठीक है दोस्तों। और अपन लोग जब सेक्स करते हैं तो ये स्पर्म होता है ना, स्पर्म में भी किसी बहुत से प्रकार के पता ना शुक्राणु होते हैं। याद रखना, इनका मिलन कहाँ पे होता है, इनका मिलन होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में, इनका मिलन होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। फिर यहाँ पता ना दोनों जब मिल जाते हैं, इसका अंडाणु और इसका शुक्राणु, जब इनका मिलन हो जाता है तब बनता है जायगोट, ठीक है ना, जायगोट। और जायगोट कहाँ बनता है, ये यहाँ पे आपके जो गर्भाशय, जो यूटेरस है, यहाँ आके चिपक जाता है, यहाँ के चिपक जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर कुछ महीने के बाद कि वो बच्चा जो यूटेरस है वो बड़ा होते माता के पेट में, मतलब देखो कितना होता है, उसके लिए लगते हैं टोटल 38 वीक लगते हैं, ठीक है ना, पूरी प्रेगनेंसी के लिए 38 वीक, और टोटल लगते हैं इसके लिए 9 मंथ, ठीक है ना, 9 मंथ लगते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपको सेक्स वगैरह भी करना है तो आप कसम, जनरली स्टार्टिंग पीरियड होती है 1-2 तारीख, वहां से आप कर सकते हो, लेकिन 12 से लेकर 14-18 के बीच में नहीं करना सेक्स, उसमें बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन है। अगर आपको सेक्स करना भी है तो फिर प्रोटेक्शन आते हैं मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कभी गलती हो भी गई तो फिर आपको जो टैबलेट्स वगैरह आती है N172, आपको फिर वो यूज करना होगा। चलो, जनरली बताने की बात नहीं है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी हो गया आपका बच्चा पैदा, ठीक है दोस्तों। अब बच्चा तो ठीक है नहीं, अब कितने उसमें ये होता है आपके 38 सप्ताह में और होता है 9 मंथ में, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, चलो ये तो हो गया फीमेल। चलो थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डबल बेबी कैसा होता है, क्लोन वगैरह कैसा बनता है। चलो, ये होता है आपका अंडाशय, यह मादा जन्म दुग्ध में स्थित होता है, इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मतलब कैसा, और कान तो सेरोगेट मदर वगैरह आपको सेकंड पार्ट में पढ़ा दूंगा ना। चलो ठीक है, सेकंड पार्ट में पढ़ा दूंगा। चलो ठीक है, देखो आप कुछ हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ने वाले, ये आपकी इंपोर्टेंट है। यह एस्टेरॉइड हार्मोन सॉल्ट होता है, यह एस्टेरॉइड हार्मोन जो ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है, ठीक है ना, ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन और यौन अवस्था में यौन लक्षण जैसे जैसे गर्भाशय, यूट्रस, योविनी, भग्निशी, कॉर्टेक्स, स्तनों का विकसित। देखो दोस्तों, ये हार्मोन है इसके कारण जो गर्भाशय लेडीज का होता है, योनि जो नीचे का पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट होता है, भग्निशी वगैरह तब पता है आपको, और ये होता है जो मेन पार्ट स्तन। इससे क्या होता है कि जब इनका आकार बढ़ने लगता है तभी कैसा गर्ल्स वगैरह कैसा अपने एज में आने लगती है। नेक्स्ट,
यह हार्मोन गर्भाशय एंडोमेट्रियम की वृद्धि को प्रेरित करता है, ये तो आपको डिटेल बता दूंगा, तथा अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवृद्धन को पूर्ण करता है। इस हार्मोन की कमी से जनन क्षमता में शिक्षण हो जाती है। अगर ये हार्मोन अगर बनता नहीं है तो लेडीज में कैसा है, जो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इसमें निकलता है। जो व्यक्ति के आपस में लगता है स्तन ढलने लगते हैं, ये कब होता है कि जब इसकी एज पता क्या 40 ईयर्स का होता है ना, तब रजोनिति मतलब क्या होता है कि पीरियड का खत्म होना। और स्तन का क्या है, स्तन मतलब कैसा जो अपने इसमें जब पहले कैसा है, जो कैसा रहता है जब गर्ल्स वगैरह 20 स्तन है वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, मतलब ऐसा उनके फुल मतलब स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन कैसा जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है ना, तो उनके जो स्तन है ना वो हल्के से ढीले 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 होते हैं, ठीक है ना। चलो ओके, इसका पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन प्रतिपिंड या फिर कॉर्पोट क्या लिखा है, कॉर्पल सेंसिटिवम के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है ना। यह एस्ट्रोजन का सहयोग करके स्तन विकास एवं दूध ग्रंथि को सक्रिय करता है। देखो दोस्तों, ये होता है प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन के सहयोग से जो आपकी गर्ल्स की जो दुग्ध ग्रंथियां वगैरह है, जो स्तन ग्लैंड है ना, उसे सक्रिय करता है। इसके अतिरिक्त यह गर्भावस्था एवं प्रसव में होने वाले प्रजनन को भी संबद्ध होता है। यह हार्मोन गर्भधारण के लिए निर्धारण होने वाला इंपॉर्टेंट है गाइस, ये अपलाइन पढ़ लिया। चलो अब है दोस्तों नेक्स्ट, रिलैक्सिन। यह हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय में अपरा, हाँ देखिए दोस्तों, ये अपरा पता नहीं कि जब ये बेबी होता है ना, जब यहाँ पे ये जायगोट होता है, जायगोट पता है क्या, इसको खाना पीना पोषण कौन देता है, ये प्लेसेंटा ही देता है। ये आगे चुका आपके ग्रुप डी में। चलो ठीक है दोस्तों नेक्स्ट, यह हार्मोन प्यूबिक सिंपोफाइज को मुलायम करता है। ये अभी डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, शायद इतना नहीं पढ़ाना चाहिए। चलो, तथा गर्भाशय को सिकुड़ने लगता है। चलो, यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है बच्चे को जन्म से। देखो गाइस, ये होता है आपका रिलैक्सेन। जब बच्चा जब पैदा होता है ना, ये देखो यहाँ की जो जगह होती है ना, इसको क्या होता है, जब फैलाने मतलब बेबी बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो बेबी बाहर निकलने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, होता है आपके रिलैक्सेन। मतलब जो आपका ग्रीवा होता है ना, ग्रीवा उसको चौड़ा करने का काम, मतलब जिससे कि बच्चा पुश होके मतलब सही सलामत निकल सके। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ लेंगे हम लोग गर्ल्स का। जितना आता था मुझे, मतलब आता बहुत है, लेकिन जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ा सकता हूँ, बाकी तो ठीक है ना। अब दोस्तों ये कौन सा जनन ग्रंथ है, ये हमारे अभी अभी बॉयज की बात चालू है, ठीक है ना। ये आपका वर्षन, तो सबसे पहले आपको बता दूंगा कि वैक्सेटोमी ट्यूबिक्टोमी क्या होता है। वैक्सेटोमी मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या वैक्सेटोमी क्या होता है चलो देखो, सबसे पहले देखो, पढ़ाना है तो सीरियस होकर पढ़ाना चाहिए। सबसे मैं पढ़ाऊंगा आपको वैक्सेटोमी। वैक्सेटोमी मतलब क्या होता है, नसबंदी, पुरुषों में नसबंदी। देखो दोस्तों, नसबंदी में एक्चुअली क्या होता है कि ये जो होती है, ये जो हमारे शरीर के बाहर जो टेस्टिस जो लटकते रहते हैं, इसमें बनते हैं हमारे स्पर्म बनते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सेक्स करने से अगर आपकी बता रहा देखो, ये स्पर्म है, ये जो निकली है नलिका, अगर हम इसे जब काट देते हैं या फिर इसको जब काट के जब गान बांध देते हैं ना, तभी गैस प्लस को नसबंदी कहा जाता है। मतलब क्या देखा है, ये जो होता है, ये जो हमारा शरीर का नीचे का पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट होता है, यही से पता है कि दोस्तों स्पर्म निकलते हैं। ये स्पर्म निकल के ऐसा निकल के ऐसा ये जाके यहाँ पे मिलते हैं, जो कि इसी के द्वारा यहाँ से स्रावित होके फीमेल के पार्ट्स में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। लेकिन जब ट्यूबिक्टोमी मतलब क्या होता है, वैक्सेटोमी होती है कि जब नसबंदी पुरुषों की, तो याद रखना यही पार्ट को उन लोग काट के यहाँ गांठ बांध देते हैं। देखो स्पर्म तो हमेशा निकलता है, लेकिन याद रखना बाहर स्पर्म नहीं आते, हाँ सॉरी, सीमेन अपना बनाता है, सीमेन में लेकिन स्पर्म नहीं आते। इसलिए कैसा है कि नसबंदी होने के बाद कभी भी गर्ल हो गया या कोई फीमेल पर्सन है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, चलो बाकी का तो इतना इसमें है नहीं, बाकी का पढ़ाने लायक तो इसके अंदर। चलो अब तो सबसे मेन बात कि बहुत से लोग पूछते हैं कि जो वृषण है वो शरीर के बाहर क्यों होते हैं। जो वृषण है, ये जो अंडन है, कि शरीर के बाहर कितने बताता हूँ। एक्चुअली कैसा होता है कि जो हमारे जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म को रखने के लिए कुछ आई थिंक इनका टेम्परेचर 35 या 35 डिग्री चाहिए रहता है इनको, लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर 38 37 रहता है। जितना हमें अगर ये हमारे शरीर के बीच रहते तो अंडाणु वैसे ही मर गए, अंडाणु सॉरी मैं इसको क्या बोलता है, इसको स्पर्म वैसे ही मर गए रहते हैं। इसलिए क्या होता है, इससे कम से कम जो हमारे शरीर का जो अंडी है, जो टेस्टिस है, उसका टेम्परेचर हल्का सा 2 या 3% कुछ कम रहता है। आई थिंक शायद 35 रहता है, और वो शरीर का रहता है 37। तो इसके कारण वो स्पर्म जिंदा रहता है। अगर ये शरीर के अंदर रहता है, स्पर्म वैसे ही मर गए रहते हैं। अगर ये मर गए तो वैसे ही इंसान होगा नहीं। चलो अब क्या है, यह नर जनन अंग है, ठीक है ना। यह शरीर के बाहर स्क्रोटल कोश में स्थित होते हैं। वृषण के अंदर स्थित नरी कोशिका को तो पढ़ लेना गाइस, इतना नहीं, बस ये लाइन पढ़ लो। जिन्हें एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, सबसे प्रमुख एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, सबसे प्रमुख। यह हार्मोन पुरुष च्युत लिंग प्रजनन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो या फिर कुछ गलत बोल दिया तो आज के लिए सॉरी। चलो आज के लिए बस इतना ही। चलो ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू।